हम आपको बताने वाले हैं वो होगी मंत्रिमंडल विस्तार की हलचल को समझिए, क्योंकि बिहार में इन दिनों सियासी हलचल काफी तेज है। दूसरी खबर जो हम आपको समझाने वाले हैं वो होगी ममता को लगे सुप्रीम झटके को समझिए। तीसरी खबर जो हम आपको बताने वाले हैं वो होगी एग्जाम सिस्टम में होने जा रहे बड़े बदलाव को समझिए, क्योंकि हो सकता है बिहार में एग्जाम को लेकर के बड़ा बदलाव सरकार कर सकती है। चौथी खबर आपको बताएंगे गंगा के बीच जिंदगी से खिलवाड़ को देखिए, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जो दिखाता है कि अभी हादसा होने के बाद भी लोगों ने सबक नहीं सीखी है। लेकिन शुरुआत सबसे पहली खबर के साथ करते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बिहार में हलचल तेज हो गई है। शनिवार को सुबह 7 सर्कुलर रोड पर सीएम सम्राट चौधरी की जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई और फिर रविवार को दिल्ली में सम्राट चौधरी गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे। माना यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी इस दिल्ली दौरे में मंत्रिमंडल विस्तार, बिहार की राजनीति और सरकार के विजन पर चर्चा करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जल्द हो जाएगा, कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। 15 अप्रैल 2026 को बिहार में नई सरकार बनी और सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने। तब से ये सवाल बिहार के सियासी हलके में तैर रहा है कि कब होगा सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार। एक बार फिर जब यही सवाल जेडीयू नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने में तनिक भी देर नहीं की और कहा कि बहुत जल्द, बस कुछ दिनों में ही कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। जल्द हो जाएगा, कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। कैबिनेट विस्तार की चर्चा के बीच शनिवार सुबह सीएम सम्राट चौधरी 7 सर्कुलर रोड पहुंचे और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। वहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली में पहली बार गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने वाले हैं। 15 अप्रैल को सीएम बनने के बाद सम्राट पहली बार 21 अप्रैल को दिल्ली गए थे। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री मोदी सहित कई बड़े नेताओं से मुलाकात हुई थी, लेकिन तब बंगाल चुनाव की वजह से गृह मंत्री अमित शाह से नहीं मिल पाए थे। माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी दूसरे दिल्ली दौरे के दौरान गृह मंत्री से बिहार की राजनीति और सरकार के विजन पर चर्चा कर सकते हैं। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के साथ उन चेहरों पर भी चर्चा हो सकती है जिन्हें सम्राट कैबिनेट में जगह मिलने वाली है। यानी सम्राट चौधरी की गृह मंत्री के साथ मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, बिहार में नई सरकार सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में काम कर रही है, लेकिन अभी सिर्फ सीएम और 2 डिप्टी सीएम ही हैं। लोगों की नजर है कि कब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद भी अब शुरू कर दी गई है। इस हलचल को हम आपको समझाते हैं कि अभी फिलहाल किस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बिहार की सियासी हलचल तेज है। अब आप इस खबर को विस्तार से समझिए। देखिए, 2 मई यानी कि आज सुबह ही सीएम सम्राट चौधरी सबसे पहले पूर्व सीएम और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। रात होते होते सीएम बनने के बाद दूसरी बार दूसरे दिल्ली दौरे पर वो निकल जाते हैं। यानी कि आज उनकी मुलाकात पहले पूर्व सीएम नीतीश कुमार से हुई और उसके बाद वो दिल्ली दौरे पर हैं। आज यानी कि 2 मई को सीएम सम्राट चौधरी जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से मिले, तो 3 मई यानी कि कल सम्राट चौधरी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। और इसको पहले सीएम बनने के बाद जब सम्राट चौधरी दिल्ली आए थे तब गृह मंत्री बंगाल चुनाव में व्यस्त थे, इसीलिए दोनों नेताओं की मुलाकात उस वक्त नहीं हो पाई थी। और अब कहा जा रहा है कि अब रविवार को उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होगी। माना यह जा रहा है कि जब गृह मंत्री से सीएम सम्राट चौधरी मिलेंगे तो मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के नाम पर चर्चा होगी, या कह सकते हैं कि मंत्रियों के नामों पर अंतिम मुहर भी लग सकती है। हो सकता है कि इनके पास पूरी लिस्ट हो और वो लिस्ट उन्हें दिखाई जाए और फिर मुहर लग जाए। माना यह भी जा रहा है कि बंगाल चुनाव रिजल्ट के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है, यानी कि
इसी हफ्ते मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना बिहार में जताई जा रही है। 4 मई को रिजल्ट आ जाएंगे बंगाल चुनाव के और उसके बाद इसी हफ्ते में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। हालांकि अब सबकी नजर इसी पर टिकी हुई है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो किन चेहरों को इसमें जगह दी जाएगी। जो पुराने चेहरे हैं, क्या उन्हीं पुराने चेहरों को आगे ले जाया जाएगा या फिर कुछ नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। वो भी एक सियासी समीकरण समझने की कोशिश हो रही है, जिसके तहत सम्राट चौधरी जब कल यानी कि रविवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे तो इन सभी चीजों पर चर्चा होने वाली है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी अब तक मिल पा रही है उसके मुताबिक जेडीयू कोटे से जो पुराने ही नेता हैं, जो मंत्री रह चुके हैं, उन्हें मौका दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से कुछ बड़े बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी कोटे से जो नए युवा चेहरे हैं उन्हें मौका दिया जा सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी कोटे से बिहार मंत्रिमंडल में महिलाओं को तवज्जो दिया जाएगा, युवा नेतृत्व जो है उसे बढ़ाया जाएगा। और ये भी संभावना जताई जा रही है कि कुछ नए जो युवा नेता चुनकर आए हैं, विधायक चुनकर आए हैं, उसे बीजेपी कोटे से जगह दी जा सकती है। हालांकि और जो एनडीए के घटक दल हैं 3 और एलजेपीआरवी, हम और आरएलएम, उसकी जितनी भागीदारी पहले से थी उतनी ही भागीदारी मंत्रिमंडल में दिखेगी। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की कर लेते हैं। ममता बनर्जी को सुप्रीम झटका लगा है। कोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, सबसे पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए, फिर खबर समझाएंगे। ममता बनर्जी को सुप्रीम झटका। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी याचिका खारिज। कानूनी दांव पड़ा कमजोर। पश्चिम बंगाल का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि राजनीतिक वर्चस्व का भी सवाल बन गया है। जहां टीएमसी अपनी सत्ता बचाने की चुनौती में है तो बीजेपी पूरी ताकत के साथ सत्ता में आना चाहती है। लेकिन चुनाव परिणाम से पहले टीएमसी को झटके पर झटका लग रहा है। सबसे बड़ा झटका कानूनी मोर्चे पर लगा है, जहां ममता बनर्जी को लगातार निराशा हाथ लगी है। पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने मतगणना व्यवस्था को लेकर टीएमसी की याचिका खारिज कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अतिरिक्त आदेश की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग पहले ही आश्वासन दे चुका है कि 13 अप्रैल का सर्कुलर पूरी तरह लागू होगा, जिसमें केंद्रीय और पीएसयू कर्मचारियों के साथ राज्य कर्मचारियों की भी नियुक्ति होगी। यानी अदालतों से राहत की उम्मीद खत्म होती दिख रही है और टीएमसी का कानूनी दांव कमजोर पड़ गया है। चुनाव आयोग के द्वारा जब तमाम दलीलों को रखा गया, उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया। कुल मिलाकर 4 मई की मतगणना से पहले जो तस्वीर बन रही है वो ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए सहज नहीं है। एग्जिट पोल का दबाव, अदालतों से राहत न मिलना और ईवीएम को लेकर उठा विवाद, तीनों ने सियासी माहौल को और भी पेचीदा बना दिया है। हालांकि बंगाल की राजनीति में आखिरी पल तक कुछ भी बदल सकता है, लेकिन फिलहाल संकेत यही दे रहे हैं कि सत्ता की राह आसान नहीं है। अब सबकी नजरें नतीजों पर टिकी है। क्या ममता बनर्जी फिर वापसी करेंगी या भारतीय जनता पार्टी इतिहास रच देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, इस बार का बंगाल विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प रहा है, जहां पर बीजेपी और टीएमसी काफी आक्रामक तरीके से एक दूसरे के ऊपर हमला करते भी रहे। अब हम आपको समझाते हैं टीएमसी को लगे सुप्रीम झटके को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी की याचिका खारिज हो गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी की याचिका खारिज हो गई, जिसमें काउंटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती को चुनौती दी गई थी। मतलब टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने क्या कहा, अब आपको ये बताते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को अधिकारी चुनने का पूर्ण अधिकार है। उन्होंने ये कहा कि काउंटिंग सुपरवाइजर का चयन ईसीआई का विशेषाधिकार है। चुनाव आयोग का सर्कुलर पूरी तरह से वैध पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती के सर्कुलर पर रोक नहीं है। अब इस मामले में कोई हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, किसी अतिरिक्त आदेश की आवश्यकता भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
गड़बड़ी की आशंका जैसे आरोप लगाना उचित नहीं है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि हर काउंटिंग सेंटर और हर एक काउंटिंग टेबल पर विपक्ष के एजेंट मौजूद रहेंगे। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी गई थी इस मामले को लेकर के, उन्हें लगा था कि वहां से कुछ अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिल सकता है, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। एईडीओ परीक्षा में गड़बड़ी के बाद बीपीएससी ने परीक्षा को रद्द कर दिया। साथ ही एमएसआई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट कर दिया और कंपनी की बैंक गारंटी भी जब्त कर ली गई है। सूत्रों की माने तो एईडीओ परीक्षा में गड़बड़ी के बाद परीक्षा प्रणाली में भी बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। यानी कि जो अब तक एकल परीक्षा प्रणाली थी उसे खत्म भी किया जा सकता है। फिर पीटी और मेंस मॉडल लागू करने की योजना भी बन सकती है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। एईडीओ यानी सहायक शिक्षा विकास अधिकारी। एईडीओ की परीक्षा में धांधली की बात सामने आने के बाद बीपीएससी ने सभी 9 पाली की परीक्षा को रद्द कर दिया है। परीक्षा में धांधली की खबरें न्यूज 18 पर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद बीपीएससी ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। आयोग ने एमएसआई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और कंपनी की बैंक गारंटी जब्त कर ली गई है, क्योंकि कंपनी पर कदाचार में मिलीभगत का आरोप है और कंपनी के शो कॉज नोटिस के जवाब से आयोग संतुष्ट नहीं है। तरफ जहां आर्थिक अपराध इकाई एईडीओ को लेकर एक्शन में है, लगातार कई कर्मी जो हैं रडार पर हैं, वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी ने भी एक्शन लिया है। बता दें कि 14 से 21 अप्रैल तक कुल 9 पाली में परीक्षा ली गई थी। परीक्षा के पहले दिन सबसे पहले मुंगेर से धांधली की शिकायत मिली। हाईटेक डिवाइस के जरिए नकल की बात सामने आई और इस पूरे मामले में बायोमेट्रिक अटेंडेंस वाली कंपनी एमएसआई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड के स्टाफ की भूमिका ही संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद जांच का दायरा बढ़ता गया और आरोपियों की संख्या बढ़ने के साथ साथ हर दिन इसमें नई कड़ियां जुड़ती चली गयी। पूरे मामले में 6 जिले में 8 एफआईआर दर्ज की गई, 32 को गिरफ्तार किया गया। इन सभी से पूछताछ के बाद कई अहम जानकारी सामने आई, जिसके बाद आयोग ने परीक्षा को रद्द कर दिया। एकल परीक्षा प्रणाली के तहत अब तक टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे वो शिक्षक बने, उन्हें नौकरी लगी। लेकिन अब जो टीआरई 4 में शामिल होंगे उन्हें 2-2 परीक्षा से गुजरना होगा। इसके साथ साथ जो परीक्षा एईडीओ जिसमें धांधली और गड़बड़ी का आरोप लगा है, जो परीक्षा रद्द हुई है, इसमें भी अब पीटी और मेंस लिए जाएंगे। सूत्रों की माने तो एईडीओ परीक्षा में गड़बड़ी के बाद परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की तैयारी है। एकल परीक्षा प्रणाली खत्म करके अब पीटी और मेंस मॉडल लागू करने की योजना है। संभव है आने वाले दिनों में परीक्षाओं में नया पैटर्न देखने को मिले। बीपीएससी ने सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेजा है, हालांकि अंतिम फैसला सरकार के स्तर पर होगा। नए नियम विभाग तय करेगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद नए नियम लागू होंगे। एईडीओ परीक्षा में गड़बड़ी के बाद एक बार फिर बीपीएससी सवालों के घेरे में है। हालांकि परीक्षा रद्द कर दी गई है और आने वाले दिनों में परीक्षा फुल प्रूफ बनाने के लिए परीक्षा प्रणाली में बदलाव की तैयारी है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में अब एग्जाम में नए पैटर्न दिखने को मिल सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। अब आपको समझाते हैं एग्जाम सिस्टम में होने जा रहे इस बड़े बदलाव को। आप समझिए। देखिए, सूत्र ये बता रहे हैं, पहले आप ये समझिए कि बदलाव क्या होगा। तो सूत्र बता रहे हैं कि गड़बड़ी के बाद सिस्टम में बदलाव की कवायद अभी चल रही है और आने वाले दिनों में जो परीक्षा का पैटर्न है वो बदल सकता है। आपको नया पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसमें यह कहा जा रहा है कि एकल परीक्षा प्रणाली खत्म करने की तैयारी है और पीटी मेंस मॉडल लागू करने की योजना है। एग्जाम सिस्टम में होने जा रहे बड़े बदलाव को अब आप समझिए। यानी अब यह होगा कि सिर्फ एक परीक्षा देकर आपको नौकरी नहीं मिलेगी, बल्कि उसके लिए आपको प्री देना पड़ेगा, फिर मेंस भी देना पड़ेगा, ताकि गड़बड़ी के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएं। बीपीएससी ने सामान्य प्रशासन विभाग को इसका प्रस्ताव भी भेज दिया है। हालांकि जो अंतिम फैसला है वो सरकार के स्तर पर ही होगा। परीक्षा प्रणाली पर नए नियम विभाग तय करेगा और फिर अगर इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है तो ये नया नियम लागू हो जाएगा। अब आप खबर तो समझिए। एग्जाम सिस्टम में बदलाव की तैयारी आखिर क्यों करनी पड़ी है? तो इसका जवाब है कि एईडीओ पेपर लीक के बाद खड़े होते सवाल की वजह से।
क्योंकि AEDO पेपर लीक हो जाने की वजह से इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा। अब आप खबर तो समझिए, AEDO पर पेपर लीक के बाद BPSC पर सवाल क्यों उठे, तो आइए उसको समझते हैं। हर परीक्षा में BPSC टेंडर के जरिए 3 काम कराती है, जिसमें पहला होता है परीक्षा केंद्र पर मॉनिटरिंग के लिए CCTV कैमरा लगाना, दूसरा मोबाइल नेटवर्क ठप रखने के लिए जैमर लगाना, और तीसरा कैंडिडेट्स के बायोमेट्रिक अटेंडेंस का ठेका। अब आप खबर तो समझिए, AEDO पेपर लीक के बाद BPSC पर सवाल क्यों उठे, तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस का जिम्मा जयपुर की कंपनी को दिया गया था। SEPL यानी साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को ठेका मिला था। NTA पहले ही इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर चुका था। अक्टूबर 2025 में ही उसे टेंडर से बाहर किया गया था, लेकिन फिर भी BPSC ने इसी कंपनी को एक बार फिर से ठेका दे दिया। मुंगेर से गिरफ्तार सुजल कुमार इसी कंपनी का स्टाफ बताया जाता है। कंपनी के स्टाफ पर सेटिंग और धांधली के आरोप पहले लग चुके हैं। EOU की विशेष टीम अब इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। जो कंपनी ब्लैकलिस्टेड थी उसे ठेका क्यों दिया गया, ये सवाल पूछा जा रहा है, और यही वजह है कि BPSC पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि BPSC ने नए पैटर्न की बात अब कही है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे में कई जिंदगियां चली गई, वजह क्षमता से ज्यादा लोग। लेकिन सवाल यह है, क्या हादसे से कोई सबक लिया गया? शायद नहीं। यही वजह है कि पटना में गंगा के दियारा इलाकों से दीघा घाट तक चलने वाली नाव में आज भी वही लापरवाही जारी है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। इस तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर दिया। मां के सीने से लिपटे मासूम की तस्वीर ने सबको रुला दिया। जबलपुर हादसे की इस तस्वीर से सबकी आंखों में आंसू आ गए। मरते दम तक मां और बच्चे एक दूसरे के गले लगे रहे। बरगी डैम में क्रूज हादसे की इस तस्वीर से हम भी नहीं कुछ सीखे। अब पटना की ये तस्वीरें देखिए। गंगा की लहरें तेज हैं, हवाएं नाव को झकझोर रही हैं, लेकिन मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। राजधानी पटना के दियारा इलाके से शहर आने जाने का यही एक जरिया है, और इसी मजबूरी का फायदा उठाकर नाव में ठूस कर सवारियां भरी जा रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोग हादसों से सबक नहीं ले रहे। ना किसी के लिए कोई लाइफ जैकेट है, ना सुरक्षा के कोई उपाय। तेज हवा में उफनती गंगा में क्षमता से नाव का परिचालन हो रहा है, जो आफत को दावत देने वाली है। नाव पर सवार यात्रियों का कहना है कि यहाँ सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है। ना लाइफ जैकेट, ना कोई बचाव के साधन, सिर्फ किराया वसूला जाता है। अगर हादसा हो जाए तो जान बचाने का कोई इंतजाम नहीं। जिला प्रशासन की ओर से कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ओवरलोडिंग बदस्तूर जारी है। तेज हवा में एक छोटी सी लहर किसी बड़े हादसे में बदल सकती है। सवाल है, क्या जिला प्रशासन किसी हादसे के इंतजार में है? पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण के साथ फिर रिपोर्ट। तो ये तस्वीर सवाल खड़े करती है और सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम हादसों से कभी सबक लेते हैं। अब आपको हम पूरी खबर समझाते हैं। क्या हादसे का इंतजार कर रहा है सिस्टम? ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के जबलपुर में दर्दनाक क्रूज हादसा हुआ। क्रूज हादसे से भी बिहार में लोगों ने सबक नहीं ली। दियारा इलाके में ओवरलोडिंग नावें आज भी चल रही हैं। नाव में ठूस कर सवारियां भरी जाती हैं। सवाल ये है कि जिस प्रशासन पर सुरक्षा की जिम्मेवारी है वो आखिर कब जागेगा? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे के बाद ही कार्रवाई करेगा? ऐसे ही गंगा की लहरों पर जिंदगियां दांव पर लगती रहेंगी? सवाल है, क्या जिला प्रशासन किसी हादसे के इंतजार में है? देखिए, बिहार में नाव हादसों की प्रमुख वजहों को अब आप समझिए। अक्सर देखा गया है कि नाव हादसे बिहार में जो होते हैं उसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है ये ओवरलोडिंग, क्षमता से ज्यादा लोगों को बिठा लेना। पुरानी और जुगाड़ नाव, बिना लाइसेंस के नाविक, प्रशिक्षित चालक ना होने की वजह से भी हादसे होते रहे हैं। संतुलन बिगड़ता है तो प्रशिक्षित चालक अगर होते तो इसे संभाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर नाविक जो है वो प्रशिक्षित नहीं होते हैं तो मामला यहाँ बिगड़ जाता है। पशु यात्री एक साथ आते हैं।
यानी कि नाव पर बिना किसी नियम कानून के आम यात्रियों के साथ पशुओं को भी ले जाया जाता है। तो ऐसे में ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती है और ये जरूर पूछती है कि क्या हम हादसों से सबक लेंगे या फिर दूसरे हादसे का इंतजार किया जा रहा है।